वो तब से प्लस नहीं किया। चलो देखो तो बात को चलो समझो। अब देखो अगर हम जलीय माध्यम की बात करते हैं तो पता है ये दो प्रकार का हो सकता है। देखो जैसे मान लो मेरे पास पानी है, पानी में नमक डाल दिए तो पता है दो तरीका से ऐड कर सकते हैं। एक होता है गाढ़ा सोल्यूशन, एक क्या होता है कम गाढ़ा सोल्यूशन। दो टाइप का बना सकते हैं। जैसे शरबत बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, या तो चीनी ज्यादा डाल देते हैं या तो चीनी कम डालते हैं, है ना। बस वही बात है यहाँ पे। अगर मान लो पानी के अंदर में NaCl को हम ज्यादा अमाउंट में रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गाढ़ा विलयन के नाम से क्या बोलते हैं, गाढ़ा, या सांद्रता बोल सकते हैं ना। सांद्रता उसका क्या है, ज्यादा है, या इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, अरे पढ़ाए तो सांद्रता हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाए थे ना सांद्रता, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के पानी के अंदर में कितना चीनी डाले हैं उसको क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। वही बात यहाँ पे है। तो NaCl अगर ज्यादा है, नमक ज्यादा अमाउंट में पानी में डाले हैं तो क्या बोलेंगे, गाढ़ा सॉल्यूशन। अगर नमक क्या है, अगर कम मात्रा में ऐड किए हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम, तनुकृत बोलते हैं, या तनु सॉल्यूशन के नाम से तनु विलयन बोलते हैं इसको। तनु का मतलब पतला विलयन है, उसमें गाढ़ा नहीं उतना, ये क्या है गाढ़ा विलयन है। पता है इस दोनों पर भी डिपेंड करता है, इस दोनों पर भी डिपेंड करता है। सुनो बताते हैं। अब बताओ जैसे मान लो इस सोल्यूशन के अंदर में क्या है, नमक है। नमक के साथ पानी भी तो है ना, क्योंकि जलीय माध्यम में ऐड किए हैं। मतलब कंटेनर के अंदर में क्या क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। वाटर है तो वाटर के अंदर में क्या होता है, H+ होता है और क्या होता है, OH- होता है। तो देखो अब की बार दो ठो केटायन है और दो ठो क्या है, एनायन। लेकिन ये सब देखो पिघली अवस्था में था, जिसमें कोई और केटायन नहीं था, इसमें नमक का ही केटायन था। लेकिन जब जलीय माध्यम की बात करेंगे तो दोनों चीज है ना, इसमें दो ठो केटायन है और दो ठो क्या है, एनायन है। लेकिन पता है दोनों में से जाएगा कोई एक के, दो ठो केटायन तो है लेकिन जाएगा रॉड को चिपकने के लिए कौन जाएगा, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। कौन जाएगा हम बताते हैं, फिर जाओ। अगर गाढ़ा सॉल्यूशन भी है तभी क्या होगा इसके अंदर बताओ तो, Na+ होगा और क्या होगा, Cl- होगा। बताओ पानी के अंदर में क्या होता है, H+ और पानी के अंदर में क्या होता है, OH- दोनों जगह ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। कितना लेट करता है सब ना, ये बॉस लेट कर दी। तो ट्रक प्लान खरीद ले चलो, बॉस खरीद कर हाँ बात नहीं। पहले तो चला सवेरे निकल दो 5 बजे। आज ठंडा है क्या ना भैया, आके बाइक से जाए में उठा के। चलो चलो देखो इधर, आए देखो देखो इधर, सुनो। अगर तनु विलयन है, देखो इधर, अगर अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलयन है, तो पता है इस केस में ना तुम ना ये मत देखना ये दोनों। सुनो, तनु विलयन का मतलब क्या है, नमक बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है ना। इसमें वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट में है। और इसमें वाटर के अंदर में करोड़ों मॉलिक्यूल था, उसमें 2 मॉलिक्यूल 4 5 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल किसका डाल दिया मैंने, नमक का। तो ये ना बहुत कम अमाउंट में होने के कारण इस केस में जब तनु विलयन बोलेगा एग्जाम में तो तुम ना इस दोनों को मत देखना। बोले आप मान लो NaCl का तनु विलयन बनाते तब देखो कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है। उस केस में ना तुम ये इसके केटायन और एनायन को मत देखना। चलो तो खड़ा होता है, एक डंडा लेके आओ तो, कोई डंडा लेके आओ जल्दी, देखो खड़ा हो, बताओ तो। बेटा भाग जाओ बाहर, क्लास में भाग जाओ, इधर क्लास चले जाओ,
जाओ बहुत बाहर जाओ, जा बाहर जा, पागल बना के रख दिया ये लगा, डंडा लेकर हमको भी तोड़ते आगे में बैठ के बात करता है, लेट आता है बात करता है, ये करने के लिए आया। देखो ये तनु विलियन होगा ना, तो इस केस में किसको लेंगे केवल हम H प्लस और OH में, इस दोनों को मत नहीं लेंगे, क्योंकि देखो कम ये दोनों क्या कम मात्रा में प्रेजेंट होगा इसमें, है ना। ये गाढ़ा सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब जो नमक का आयन होगा वो कम होगा, तो कम होगा तो इसको दबा देगा, ठीक है। और पानी का जो H प्लस आयन होगा, OH माइनस आयन होगा, वो माइग्रेट करते हुए कहाँ चला जाएगा, रॉड के ऊपर में, है ना। क्लास में मान लो कि 2 लड़का है, बच्चा 2 मान लो, सब सियान आदमी है, सब क्या करेगा, बच्चा को दबा के भाग में जाएगा अपने। तो वही बात यहाँ पे है, ये कम मात्रा में प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये क्या है ज्यादा मात्रा में। तो बताओ कौन जाएगा रॉड पे चिपकने के लिए, जो ज्यादा मात्रा में होगा, तो H प्लस जाएगा, याद रखना। यहाँ से जाएगा H प्लस जाएगा कौन चीज पर, कैथोड पर, और OH माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो याद रखो, सुनो, आज से कभी भी तनु विलियन एग्जाम में कभी भी आएगा, तो बताओ एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। पहले कैथोड लिख लेते हैं। कैथोड पे कौन जाना चाहेगा, कैथोड पे जाना चाहेगा केटायन, तो केटायन जाएगा H प्लस, जैसे ही जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां से, और हाइड्रोजन क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो आज से याद रखो, कभी भी तनु विलियन आएगा तो कैथोड पर हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हमेशा। इसी केस में नहीं, हमेशा रख लो, ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा ये, हाइड्रोजन गैस बनेगा कैथोड पर तनु विलियन के केस में। अब बताओ एनोड पे कौन जाएगा, OH माइनस, और OH माइनस जाता है और क्या बनाता है, ये बनाता है ऑक्सीजन गैस, और क्या बनाता है, वाटर। तो याद रखना, ये तुम याद रखना, यहाँ से ऑक्सीजन याद रख लो, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या बनता है, ऑक्सीजन। कैथोड पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ऐसे मजबूर मारिए बोलता डराने के लिए तो सही है। बताओ ये बात समझ में आया। हाँ कुछ भी, नमक रख लो, MgCl रख लो, कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड, कुछ भी रख लो। हाँ H2O तनुकृत होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। तनुकृत मतलब पानी ज्यादा है और नमक क्या है, ज्यादा पानी है तो पानी का आयन जाएगा इसमें, है ना। चलो तो चला खड़ा होता, चलो ये क्लियर है। अब सुनो, देखो सबसे जो खतरनाक क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ से आता है, NaCl। हाँ सांद्र, जहाँ पे सांद्रता होगा या गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, वहां पता है दोनों में टक्कर चलता है, जो जीतेगा वही जाएगा। इस केस में कोई टक्कर नहीं था, ज्यादा अमाउंट नहीं है तो जीत गया ये। लेकिन इस केस में सांद्रण सॉल्यूशन है, मतलब NaCl भी है और इसमें पानी भी अच्छा खासा है। सांद्रण मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन है। सुनो इस केस में क्या करेंगे, सुनो इस केस में ना दोनों में टक्कर लगाएंगे, Na प्लस और H प्लस, दोनों में कौन पावरफुल आदमी है इस केस में, या Cl माइनस और OH माइनस में कौन पावरफुल है, जो पावरफुल आदमी होगा वही जाएगा। अब ये पावरफुल कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करते हैं धातु सक्रियन श्रेणी से। ये हम कई बार बताया है, कल भी बताए थे, या हाइड्रोजन बीच में रहता है और हाइड्रोजन के ऊपर वो एलिमेंट सब है जो ना इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। देखो मेटल धातु सक्रियन श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा ना, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, याद रख लीजिए बात। जो सबसे ऊपर होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और जो सबसे नीचे होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। याद रखा ये बात, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, क्या करेगा, ले लेगा, है ना। ये जितना ऊपर होगा उतना अच्छा से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो देगा, तो बताओ अपने ऊपर में कैसा चार्ज लाएगा, पॉजिटिव चार्ज लाएगा इलेक्ट्रॉन दे करके। तो ये ऑक्सीकरण दिखाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है,
ऑक्सीकरण दिखाना चाहता है और नीचे वाला क्या दिखाना चाहेगा, अवकरण। तो ये भी दिमाग में एक बात सेट रख लेना, ऊपर वाला ऑक्सीकरण दिखाना चाहता है और नीचे वाला क्या दिखाना चाहता है, अवकरण दिखाना चाहता है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। ये देखो, अब तुम बताओ Na+ और H+, ये दोनों में से ये एक्चुअल में केटायन है ना, केटायन कहा जाता है कैथोड पर कि एनोड पर, कैथोड पर, सी से केटायन, सी से कैथोड, तो ये दोनों जाएगा कैथोड पर। अब तुम बताओ कैथोड पर जाकर के, ये क्या है हमारा कैथोड है, तो कैथोड पर जाकर के क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मान लो यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे क्या है H+, ये दोनों जाकर क्या लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्या लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन। अब तुम बताओ सोडियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, किसके पास ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन लेने का, बताओ। सोडियम है, यहाँ पे कहा गया सोडियम, सोडियम इसी बीच में कहीं आता है, यहाँ पे सोडियम रहता है। और हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन नीचे में। तो बताओ इजिली इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, सोडियम या हाइड्रोजन, सोच के बताना। अब लेना चाहेगा, लेने वाला हाइड्रोजन। अभी बोला जितना नीचे आएंगे उतना अच्छा से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो बताओ ये तो लेना तो नहीं चाहेगा उतना तेजी से, जितना तेजी से कौन लेना चाहेगा, हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पे कौन जीतेगा, सोडियम की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जीतेगा। तो क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो बताओ एनोड पर क्या बना, कैथोड पर क्या बना, केटायन जाएगा, कैथोड पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस। क्या सोडियम टिक मारेंगे हम, नहीं, सोडियम नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं इस दोनों में। अब बताओ ये दोनों जाकर के इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को, ये Cl- है या OH- है, Cl- और क्या है, सब कापी में लिखा होगा। अब ये जाता है कहाँ पे, एनोड पर। तो एनोड में प्लस वाला चार्ज है ना, तो प्लस वाला कहने का मतलब ये प्लस खाया होगा वहां पे जाके, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने का बात कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव हटाएगा अपने ऊपर से। तो बताओ निगेटिव हटाने के लिए कौन निगेटिव जल्दी हटाना चाहेगा, Cl- की OH-, चेक करो तो। इलेक्ट्रॉन देने का बात बोल रहे हैं, लेने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन देने का। इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन वगैरह है, कौन देना चाहे जल्दी बताओ, Cl- की OH-, Cl- यहाँ है, OH- यहाँ है। जो ऊपर रहता है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो बताओ कौन देना चाहेगा, क्लोरीन माइनस। बताओ यहाँ पे ये जो एनोड पे क्या बन जाएगा, Cl यानी क्लोरीन गैस बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इतना दिमाग में रखोगे तो काम चल जाएगा। बताओ बन जाएगा क्वेश्चन। इसके लिए तुमको ये लिस्ट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये एक बार एक दो बार कापी में लिखा होगा, एक दो बार देख लेना इसको। इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, आप देखो पिघली अवस्था में रहेगा तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे पास अगर तनुकृत होगा तो और इजीली बनेगा, लेकिन हमारे पास सांद्रण होता है तो वहां पर रुक करके ट्राई करना, ये वाला बात तब जाके बनेगा। चलो हम आगे मूव करते हैं। एक बात तुम बताओ तो, सुनो, ये जो H+ जो था, इस पे प्लस वाला चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे 0, H2 बन गया। तो बताओ प्लस से किधर जा रहे हैं, 0 की तरफ। तो बताओ ये ऑक्सीकरण चल रहा है कि अपकरण चल रहा है, प्लस से 0 गए, प्लस से 0, पॉजिटिव चार्ज घटना क्या कहलाता है, अवकरण। पॉजिटिव चार्ज घटना क्या कहलाता है, अवकरण। ये कैथोड है ना, तो बताओ कैथोड पर क्या चल रहा है, अपकरण चल रहा है। जहां पे अपकरण होगा उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इस बात इसमें समझ लेना का। चलो हम आगे मूव करते हैं, काफी में सब होगा। चलो अब आगे जाते हैं नया टॉपिक की तरफ, जिसमें तुमको कुछ टर्म पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें हमको एक तो फैराडे का नियम है, काफी में होगा, निकालो तो। फैराडे का नियम, इसमें कई को नियम पढ़ना है, देखो फर्स्ट लॉ है, क्या है सेकंड लॉ, समझा देते दोनों को। देखो इधर सिंपल है, समझ में आ जाएगा। सुनो, चलो देखो तो क्या बोल रहा है फैराडे का फर्स्ट लॉ, क्या, सुनो इक्वेशन समझा देते हैं। देखो ये क्या बोलता है कि जितना अमाउंट में ना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, जितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ से ना बैटरी में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर निकलेगा, है ना, या जितना ज्यादा करंट पास करवाएंगे, या जितना ज्यादा आवेश पास कराएंगे, है ना। यहाँ से मान लो क्यू चार्ज चल रहा है, चार्ज यहाँ से बाहर निकल के देखो, इस रॉड के ऊपर में पहले क्या कोई चार्ज था, बैटरी नहीं लगाए थे तो कोई चार्ज नहीं था। अब कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, मतलब इसमें से क्या बाहर निकल रहा होगा, निगेटिव निकल रहा होगा, है ना। सुनो अब बताओ, यहाँ पे मैंने बोला इस रॉड पे 5 गो निगेटिव है, तो कितना सोडियम जाना चाहेगा इसके ऊपर में, 5 गो जाना चाहेगा ना।
अगर 10 निगेटिव आएगा तो 10 जाना चाहेगा, 20 निगेटिव आएगा तो 20 जाना चाहेगा। यानी हम जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज यहाँ से निकालेंगे ना बाहर, उतना ज्यादा ये डिपोजिट होगा इसके ऊपर में। सिंपल सा बात है ना। तो यही है तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कि जितना ज्यादा मास रॉड पर डिपोजिट होगा उतना ज्यादा क्या पास करवाएंगे उसमें, इलेक्ट्रिसिटी या आवेश। ये क्यू का मतलब होता है आवेश। यानी तुम जितना ज्यादा चार्ज तुम पास कराओगे उतना ज्यादा क्या होगा, उस कंटेनर के अंदर में जो विद्युत अपघटन पड़ा हुआ है उसका अमाउंट कहाँ पे जाकर जमेगा, रॉड के ऊपर में। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवेश, है ना। ये है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, m बराबर z इंटू क्यू। z यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुल्यांकी नियतांक के नाम से जानते हैं। m बराबर z इंटू क्यू। तो बताओ यहाँ पे q को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, z इंटू आई इंटू टी। ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। m बराबर z इंटू क्यू। z यहाँ पे क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। m बराबर z इंटू क्यू। z को क्या बोलते हैं हम लोग, e बटा f बोलते हैं इंटू क्यू। z का वैल्यू क्या होता है, e बटा f इंटू क्यू। क्या होता है समझाते हैं, सुनो। अगर हम e को बोलते हैं तो e को बोलते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान। ये एक बार हम बताए होंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बटा में x। e है यहाँ पे क्या, तुल्यांकी द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान, तो उस समस्थान का क्या निकाल लो, मोलर द्रव्यमान, और उसके ऊपर में कितना चार्ज है वो रख दो नीचे में, ठीक है। ये x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको हम, तुल्यांकी द्रव्यमान। इसको और ओपन कर लो तो क्या लिख सकते हैं, m बटा x इंटू 1 बटा f इंटू क्यू। देखो तो कहाँ लिखा हुआ ये वाला, m बटा, देखो e को ओपन किया तो क्या लिख सकते हैं, m बटा x इंटू 1 बटा f इंटू क्यू। यहाँ पे पता है f क्या है, f क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। क्या ये फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो सबको पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। ये फार्मूला टोटल ओवरऑल ये हो जाएगा हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। बताओ क्लियर है ये बात। जितना ज्यादा आवेश पास कराओगे उतना ज्यादा क्या होगा, उस सबस्टांस का मास रॉड पे डिपॉजिट होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ है। इसको और ओपन किया तो m बराबर z इंटू क्यू। z को क्या बोलते हैं, e बटा f बोलते हैं। e क्या है यहाँ पे, तुल्यांकी द्रव्यमान, जिसका वैल्यू क्या होता है m बटा x, और f क्या है 1 बटा फैराडे नियतांक इंटू कितना है यहाँ पे चार्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मास डिपॉजिट। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, जल्दी बोलो। समझ में आया बात यार, चलो ठीक है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। चलो देखो समझते हैं। देखो सेकेंड लॉ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड लॉ देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी का अप्लाई करके हम कौन सा लॉ अप्लाई किया, बनाया यहाँ पे सेकेंड लॉ। तो ये बना बनाया कहानी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फर्स्ट लॉ है ना। प्रथम नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है। तो ये कर लेंगे जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो वहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन वगैरह होगा देख लेंगे वहाँ पे। ये सब याद होना चाहिए, फिर पूरेंगे कल सबको। हाँ चलो ये देखो तो सेकेंड लॉ क्या है, एक बार बता दिया कौन बोला,
देखो देखो जितना ज्यादा यहाँ से चार्ज आएगा ना, जितना ज्यादा यहाँ से क्या आएगा, चार्ज आएगा, उतना ज्यादा ये जब इस पे जमना चाहिए, बस यही है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना जाएगा, ये 5 जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन आया तो 10 जाएगा। यानी जितना ज्यादा किसमें से करंट बाहर निकल रहा होगा ना, मतलब जितना ज्यादा आवेश आ रहा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मास का डिपोजिट होगा इसके ऊपर, है ना। डेफिनेशन क्या लिखा है, पढ़ो एक बार कोई। सुनो किसी भी, सुनो इसका डेफिनेशन बता देते हैं। किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में जितना ज्यादा अमाउंट में हम विद्युत धारा को या आवेश को पास करवाते हैं, उतना ज्यादा अमाउंट में केटाइन या विद्युत अपघटय क्या होता है, इस रॉड पे जमने के लिए जाता है। यही है फैराडे का प्रथम नियम। बात समझ में आ गया। बाकी सब इस सब कैलकुलेशन वगैरह m बराबर z इंटू क्यू, जेड का वैल्यू वगैरह लिखे थे। अब जब ये क्या, हमारे पास 2 डब्बा रखा हुआ, ठीक है, सुनो 2 तो कंटेनर है, इसमें क्या कंडीशन रखा है कि दोनों में ना हम सेम अमाउंट में क्या पास करवा रहे हैं, चार्ज। ये क्या है, सेकंड नियम क्या कहता है, सुनो। अगर 2 अपघटनी सेल में समान अमाउंट में जब हम चार्ज को पास करवाते हैं, क्या क्या चीज पास करवाते हैं, समान अमाउंट में जब आवेश को पास करवाते हैं, तो वहां पे जो रॉड पे जो अमाउंट ऑफ जो सबस्टांस जो डिपोजिट करता है, वो पता है किस पर डिपेंड करता है, उसका तुल्यांकी द्रव्यमान पे। ये है कैसे डिपेंड करता है, जिसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास किया। देखो इधर बताओ, इधर क्या है, इधर मान लो जिंक का आयन होगा, इधर किसका आयन होगा, कॉपर का आयन होगा। तो बताओ जिंक किधर जाएगा, कैथोड पर, केटाइन जाएगा किधर, कैथोड पर। इधर भी केटाइन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। चलो बनाते हैं। तो बताओ मास ऑफ जिंक किसका जा रहा है, जिंक का, बराबर क्या लिखेंगे हम, जेड इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, मास ऑफ कॉपर बराबर जेड इंटू क्यू। अब बताओ इस जेड को लिख दे हम ई बटा एफ, अभी जस्ट बताए तो उधर तुल्यांकी द्रव्यमान बटा फैराडे नियतांक, अभी लिखे थे। इधर क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान बटा में फैराडे नियतांक। बताओ फैराडे नियतांक हमेशा 96,500 कूलम होता है ना, आपका तो वैल्यू कांस्टेंट है। और क्यू हमको पता है, क्यू देखो इसमें भी क्यू अमाउंट में पास करवा रहे हैं, इसमें भी कितना पास करवा रहे हैं, क्यू अमाउंट में चार्ज। तब कट जाएगा, बराबर है, दोनों वैल्यू है, क्योंकि मैंने यही बोला तो है, दोनों में समान अमाउंट में आवेश जब पास करवाते हैं तब। अब क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को ना सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, देखते हैं क्या आता है इसमें। अब मास ऑफ जिंक जाएगा ऊपर में, मास ऑफ कॉपर कहाँ आएगा, नीचे में। अब बताओ ये टर्म जाएगा ऊपर में, ये टर्म कहाँ आएगा, नीचे में। तो बताओ ये टर्म ऊपर में अगर जाएगा तो बताओ एफ से एफ कट जाएगा ना, ये ऊपर में तो ये नीचे में आएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो एफ से एफ कट जाएगा, और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, क्यू भी कट जाएगा। तो क्या इस दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है। तो किस पर ओवरऑल डिपेंड कर रहा है, तो ऊपर में जाएगा तुल्यांकी द्रव्यमान जिंक का, नीचे में क्या आएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान किसका, कॉपर का। ठीक है, इस दोनों का रेशियो जो निकलता है ना यहाँ पे, यही है फैराडे का सेकेंड नियम। मतलब जिंक का जो मास डिपॉजिट कर रहा है, वो जिंक के किस पर डिपेंड कर रहा है, तुल्यांकी द्रव्यमान पे। कॉपर का जो मास जो जम रहा है रॉड के ऊपर में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉपर के तुल्यांकी द्रव्यमान पे। ठीक है, जितने जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा जमेगा। ये है हमारा फैराडे का सेकेंड नियम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार काफी में लिखा होगा देख लेना, हम आगे मूव करते हैं। फैराडे का प्रथम नियम आता है, सेकंड नियम नहीं आता। जगह नहीं मिल रहा, नहीं जगह है, भागो बाहर जाओ। 2 लड़का बैठा कि 4 बैठा रहा है उसमें, उसमें क्या बैठा है, बैठ नहीं सकता उस पर। लाइट साहब जैसे पीछे में खड़ा है, ये यही टाइम मानेगा क्लास में। बोले 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 कौन नोट बोलियो, कौन कौन नोट बोले, कितना टाइम हो गया क्या, टाइम कितना
आए चल सांद्रा दोस्त सुनो, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ना अब दो एक टॉपिक बच गया जिसका नाम क्या है, इसमें कुछ टर्म और डेफिनेशन वगैरह मिलेगा, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, ये सब है तो चार डेफिनेशन याद रखना। आए चल समझो, इतना सारा टर्म मैंने लिखा है ना, इसमें से एक टर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो बाद में दिखाएंगे, अभी वैसे ही सब जो टर्म पढ़ना है हमको, ठीक है, समझते सुनो। ये तो कहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ पे लिखा हुआ। हाँ चलो चलो शांत रहो, हल्ला नहीं करो, जल्दी खत्म करेंगे इसको। बात करेगा फिर पूछेंगे उससे, पीछे वाला साहब इधर देखो। पहला डेफिनेशन है प्रतिरोधक, दूसरा है चालकता, तीसरा क्या प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता। चलो समझते हैं, सुनो तो मेरे पास ये डब्बा देखो, ये सब जो टर्म पढ़ रहे हैं ना, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल के लिए पढ़ रहे हैं, समझते हैं क्या। चलो सुनो तो प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, मान लो कोई वायर में, ठीक है, किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वायर में जो एटम देखो करंट का पास होता है, जब उसके अंदर में क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पढ़ाए थे जैसे बैटरी वगैरह लगाते थे, इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वायर में ट्रेवल करता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन चलने के दौरान, जब इलेक्ट्रॉन जब चलता है वायर के अंदर में, तो पता है वायर में जो एटम वगैरह होता है ना, उसको चलने से ना अपोज करता है, उसको रोके, चलने नहीं देना चाहता। अगर अपोज नहीं करेगा कितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो देखो करंट को जब मूव करता है किसी भी वायर में, तो उस वायर में ना कुछ अपोज होता है, मतलब करंट को जाने नहीं देना चाहे, कुछ ऐसा टर्म भी उसके अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब करंट को जाने वाले रास्ते में जो रुकावट आता है, वो रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये बात याद रखो, ठीक है। करंट जाने वाले रास्ते को पढ़ा होगा फिजिक्स में, डेफिनेशन प्रतिरोध का, इसका यूनिट क्या होता है, ओम से दिखाते हैं, बोलते हैं ना ओम। करंट को जाने में जो रुकावट क्रिएट होता है, वो रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ये रुकावट कैसे आता है, जैसे मान लो कि मैंने इलेक्ट्रॉन को किसी वायर में पास करवाया, जैसे मान लो हमारे पास ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है निगेटिव। हमको पता है निगेटिव टर्मिनल से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है इधर से। अब इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जाता है, वायर में ट्रेवल करता है, किसमें, वायर में। तो ये वायर का आइटम पता है अपने से होते हुए ना इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देना चाहिए, है ना, उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा पास होने के दौरान जो रुकावट क्रिएट होता है, या जो रुकावट उत्पन्न होता है, वो रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ पे तुम देखो इसके अंदर में भी क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास ये एक विद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है, इसके अंदर में भी क्या कर रहे हैं हम, करंट पास करवा रहे हैं यहाँ से, करंट यानी कुछ यहाँ से क्या चार्ज पास करवा रहे हैं, यानी हम यहाँ से करंट को पास करवा रहे हैं। जैसे ही ये चार्ज यहाँ से जाएगा, तो बताओ जैसे ही यहाँ पे चार्ज आएगा ना, तो ये ना यहाँ पे जो सोल्यूशन भरा हुआ है, ये सोल्यूशन पता है इस चार्ज में ना थोड़ा रुकावट क्रिएट करना चाहिए। ये जो सोल्यूशन जो भरा हुआ है Na+ जो या जो Cl- है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है,
लेकिन अगर फिजिक्स में बात करते हैं तो वहां पे वायर में बात करते हैं, वायर में रुकावट क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो करंट जो पास कर रहा है, ऐसे करके जो करंट मूव कर रहा है सोल्यूशन के अंदर में, तो बताओ इस करंट को अपोज कौन कर रहा होगा? ये सोल्यूशन कुछ अपोज क्रिएट करता है, ये अपने से होते हुए बहने नहीं देगा ये, है ना। तो ये कुछ अपोज क्रिएट करता है, जो यहाँ पे क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ये प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, इस करंट को पास जल्दी नहीं होने देगा। हाँ पास तो करेगा ये, लेकिन कुछ अपोज क्रिएट करता है, कुछ रोकने का काम करने का काम करता है यहाँ पे, जो क्या कहलाता है यहाँ पे? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा एक इक्वेशन, ये पढ़ा V बराबर क्या होता है? IR। मान लो मैंने यहाँ पे ना 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, क्या लगाया मैंने? 5 वोल्ट का बैटरी। अब मान लो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस 5 वोल्ट को किस में यूज करेगा? ये कुछ को करंट में यूज करेगा, कुछ का लॉस कहाँ कर देगा? ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध में, है ना। तो यहाँ से भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बोलेगा 5 वोल्ट का बल्ब है हमारे पास और करंट इतना दिया हुआ, तो तुम क्या निकाल लो? रेजिस्टेंस। तो ये तरीका से भी हम इस सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। लेकिन पता है इस तरीका से हमको यहाँ बात नहीं करेंगे, तो फिजिक्स का तरीका हो गया, हम केमिस्ट्री तरीका से पढ़ेंगे, बस डेफिनेशन याद रखना है यहाँ पे। तो बताओ पहला का हो गया प्रतिरोध, करंट जाने वाले रास्ते में जो रुकावट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसका यूनिट क्या होता है? ओम दिखाते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OHM। तो ये याद कर लेना, इसको R से इंडिकेट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? ओम बोलते हैं, ठीक। दूसरा होता है चालकत्व। सुनो, चालकत्व। मान लो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को निकाला, मान लो रेजिस्टेंस मान लो कितना आया? 2 ओम के बराबर। इक्वेशन लगा दो, V बराबर आया, कितना करंट पास करवाया? कितना करंट? हमने बोला 5 वोल्ट का बैटरी है, तो वहां से क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा, टेंशन मत लो इसके लिए। V बराबर क्या होता है? आया, ओम का नियम पढ़ा होगा, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब ये जो है ना सोल्यूशन यहाँ पे ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, मतलब रुकावट क्रिएट कर रहा है। अब एक बात और देखो, इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकल के आएगा ना, इसको हम जब 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 1 से डिवाइड, यानी उसका उल्टा कर देंगे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? चालकत्व के नाम से जानते हैं। चालकत्व का डेफिनेशन कोई बोलेगा तो जिसका मतलब ये है कि करंट को चलाने के दौरान जो रुकावट नहीं क्रिएट होता हो। तो देखो जो ओम आया होगा ना, R का वैल्यू को क्या करो? बट्टा में रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा? चालकत्व निकल जाएगा। तो हम C से दिखाते हैं, तो क्या कर देंगे हम? 1/R। ये हमारा क्या हो जाएगा? चालकत्व। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं चालकत्व का? कि प्रतिरोधक का जो विक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? चालकत्व। इसका जस्ट उल्टा, ये है चालकत्व, इसको C से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R। अब ये 1/R तो बताओ इसका जो यूनिट होगा वो क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। या क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? महो लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? सीमेन लिख सकते हैं। ये बड़ा बहुत सारा यूनिट इसमें है, सबको याद रखना पड़ेगा। ये किसका यूनिट है? चालकत्व का। कैसे निकालते हैं? तो रेजिस्टेंस को क्या कर दो? उल्टा कर दो। 1/रेजिस्टेंस ओम इनवर्स या महो या क्या बोलते हैं? सीमेन के नाम से जानते हैं। बताओ इतना किसी को दिक्कत है? दोनों में किसी को दिक्कत है? बताओ। चलो तीसरा पढ़ते हैं, प्रतिरोधकता क्या होता है। सुनो, प्रतिरोधकता क्या है। मान लो ये जो सोल्यूशन पूरा जो सोल्यूशन जो भरा हुआ है ना, मान लो ये 5 ml का था। कितना ml का था इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन? 5 ml का। बस समझना है, एक लाइन याद करवा देते हैं। सुनो, ये कितना ml का है? 5 ml का। तो देखो ये 5 ml के द्वारा जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो आया होगा, मान लो प्रतिरोध जो आया होगा, अवरोध जो उत्पन्न किया होगा इस रास्ते में, वो कितना ml मिलकर अपोज किया होगा? 5 ml, क्योंकि सोल्यूशन कितना ml का? 5 ml। इस करंट को पास नहीं होने देना चाहिए, सब रोकने का काम करता। बोलेगा तुम उधरे रहो, हम अपना में खुश ही रहो, ऐसे करके। वैसे पास तो कर जाता है, लेकिन कुछ अपोज क्रिएट होता है। करंट वायर में पास करता है कि नहीं करता है? लेकिन पास तो होता है, लेकिन कुछ अपोज होता है उसके अंदर में, जो यहाँ से निकाल सकते हैं। R V बराबर IR से। अब यहाँ बताओ ये अवरोध कितना को मिलकर उत्पन्न कर रहा है? 5 ml। जब यही कहानी 1 ml के द्वारा, जैसे मैंने बोला 5 ml के द्वारा इतना अवरोध है, तो बताओ 1 ml के द्वारा कितना अवरोध होगा? 5 ml के द्वारा मान लो मैंने बोला कि कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो 1 ml के लिए निकाल सकते हैं ना? 1 ml के लिए मैंने बोला मान लो 5 ml जो सबस्टांस भरा हुआ है, इसका अवरोध कितना है? मान लो 20 ओम के बराबर। कितना है? 20 ओम के बराबर। तो बताओ 1 ml के लिए निकाल सकते हैं ना? कितना लिखेंगे? 20/5। कितना ओम आ जाएगा? 4 ओम के बराबर आ जाएगा। तो 1 ml का अगर सोल्यूशन इसमें भरा रहता तो कितना अवरोध उत्पन्न करता है? 4 ओम करता। पता है इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन फिक्स है। जब हमारे पास 1 ml का क्या रखा हो?
विलियन रखा हो, कितना ml का, केवल 1 ml का विलियन रखा हो, उसके द्वारा जो भी रेजिस्टेंस आता है, देखो डेफिनेशन यहाँ से पकड़ लेना, 1 ml विलियन में जितना सारा आयंस पड़ा होगा 1 ml में, सब 5 ml के लिए नहीं, अब की बार कितना के लिए, केवल 1 ml के लिए, फिक्स हो गया बात। अब 1 ml के लिए जितना अवरोध उत्पन्न होता है या जितना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो बात क्लियर है, बस 1 ml के लिए, ज्यादा नहीं। 5 ml 10 ml है तो उसको क्या बोल देंगे, डायरेक्ट हम प्रतिरोध बोल देंगे, और उसमें से 1 ml जब निकाल कर हम बात करते हैं अवरोध का तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो किससे इंडिकेट करते हैं, रो से, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्लियर है। चलो आगे मुझको, तो चालकता क्या होता सुनो, बस यही बात है। अगर हम देखो ये 1 ml के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे थे यहाँ पे हम, तो ये अब क्या देखेंगे बताओ, 1 ml के लिए क्या देखेंगे, चालकत्व। 1 ml के लिए क्या देख रहे थे हम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कहलाता था। अब 1 ml के लिए क्या देखेंगे, चालकत्व, तो क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, कप्पा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा से। तो ये 1 ml विलियन के लिए, केवल 1 ml के लिए, ज्यादा नहीं, 1 ml विलियन के लिए जितना ज्यादा क्या होगा, चालकत्व, क्या होगा, चालकत्व, उसको क्या बोलते हैं, चालकता के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन याद हो रहा है, और याद रखना है इसको। अब एक है मोलर चालकता, क्या होता सुनो, इसको किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा एम से। किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से। देखो नाम से ही स्पष्ट है, मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल। मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल। अब हम वॉल्यूम का बात नहीं करेंगे, अब किसका बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम का। अब मैंने बोला इस सॉल्यूशन के अंदर में मान लो हमने ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा है, क्या भरा है, 1 मोल। अब हमको वॉल्यूम से लेना देना नहीं, अब हमको इससे लेना देना है कि इसमें कितना सारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, 1 मोल है। तो 1 मोल के द्वारा ना जो चालकत्व देखने को मिलता है 1 मोल के द्वारा, अब वॉल्यूम वगैरह नहीं, अब क्या करेंगे हम, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन के द्वारा जो चालकत्व देखने को मिलता है, जो चालकत्व देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, मोलर चालकता। डेफिनेशन क्लियर, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन के द्वारा जो चालकत्व देखने को मिलता है तो क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा एम से। कॉपी में सबका डेफिनेशन फार्मूला वगैरह दिया होगा, पढ़ लेना एक बार, बस डेफिनेशन हमने समझा दिया। अब हाँ प्रतिरोध जितना है उसको 1 बटा कर दो, वही हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि 100% है, 100% मान लो 40% अवरोध उत्पन्न हो रहा है, कितना अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, 60%, उसका उल्टा वही बात है। 100% कोई चीज है, बोले मैं 40% अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कितना अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा हो, 60% नहीं कर रहा है। तो जो अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं, चालकत्व। है ना, ये चलाना चाहता है जबकि ये चलाना नहीं चाहता। करंट को चलाना चाहेगा, ये चलाना नहीं चाहेगा। चलाना चाहेगा तो क्या बोल देंगे, चालकत्व, और जो चलाना नहीं चाहेगा उसको प्रतिरोधक। ये है, अरे फिजिक्स में पढ़ा होगा सब बहुत बढ़िया, तुम लोग जानता हूँ, हम लोगों से बेटर जानता होगा। रामायण पढ़ लिया, कितना पता नहीं तुम। चलो सुनो, अब लास्ट टॉपिक बच गया इसमें, एक बार देख लेते हैं बैटरी के बारे में। देखो तो लास्ट टॉपिक में यही है ना, रॉस वाला बचा हुआ है तो बहुत बचा है। टाइम टाइम बताओ टाइम। तो सुनो ना, इसमें ना एक तो कोलरॉस लॉ, सुनो बताते हैं कोलरॉस लॉ, एक बैटरी के बारे में, और लास्ट में प्रोटॉन पढ़ाता है ना, संचारण लास्ट ऑफ ईयर। तो 3 टॉपिक कल पढ़ा करके हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, 3 टॉपिक रह गया, ज्यादा देर का नहीं, 5 मिनट खत्म हो जाए। एक बार पढ़ के मैं सब बता देंगे भाई, पूरा क्लास हम इतना पढ़ रहे हैं।
रिकॉर्डिंग ऐसा है